कि नहीं क्या ज़रूरत है, किसी ने पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, तुम्हारे करने से कोई फ़ायदा नहीं। रहे दिन मैं ये सोचूं उसने ये सोचा, इसका ये मतलब था, वो चीज़, मेरे तो पूरा ब्रेन तबाह हो जाए इन बातों में। अच्छा ये बताएं कि जब आप लोगों ने ये जॉब वगैरह कर ली, फिर एकदम से ये जॉब करते करते अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, ये आइडिया कैसे आ गया? आई थिंक उसमें ये हुआ था कि जॉब के बाद हम दोनों ने मास्टर्स भी किया। जब हमारे पास मास्टर्स का 1 साल रह गया था तो हमें था कि ओके अब क्या करना है तो उस टाइम पर हमने, क्योंकि जॉब्स कर ली हुई थी, कॉर्पोरेट लाइफ देख ली हुई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मे बी हमें फील हुआ कि मे बी नॉट फॉर अस। और उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक हमें बहुत एनर्जी है, हम फारिग नहीं बैठ सकते। साइजा इवेंट्स का बता रही थी हमें, वही कीड़ा आई थिंक वहीं से मैं पढ़ा था कीड़ा बढ़ता गया और ये स्टार्टअप बन गया। इस दौर में सोचे थे कि एक प्रॉब्लम पाकिस्तान का, शादियाँ जो कभी नहीं रुकती, कोविड में भी नहीं रुकी थी, मतलब प्रूव कर दिया अब तो, ठीक है। तो हमने कहा कि चलें उसको थोड़ा सा बेटर। अच्छा हमारा ना पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट काम भी शादियां करना। हाँ जी। हाँ, चाहे खुद कर लें, तीन चार कर लें या किसी की करवाते रहे, पर शादियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सलमा। पॉडकास्ट की इस 8th एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी, फ्रेश सी और मेरी अच्छी सी सहेलियां मौजूद हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको इनके काम के हवाले से भी थोड़ा बता दूं और इनसे आपको मिलवा भी दूं। हमारे साथ मौजूद हैं Shadiana.pk की फाउंडर्स नीलम शुएब और इज़ा जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कि आपको बुलाऊं, लेकिन आप इतनी बिजी होती हैं, आपने काम ही ऐसा शुरू किया है। सो बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। सो ये बताएं कि कैसा लग रहा है बड़े अरसे बाद यूं दोबारा हमारे साथ मिलना? और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हम इतने अरसे से ये प्लान कर रहे थे, आई थिंक तकरीबन अब साल होने वाले जब से Exactly. बैक एंड फोर्थ ये चल रहा था, लेकिन वेरी हैप्पी कि फाइनली हम मिलके बैठे हैं और गपशप का मौका मिला है। और मैं भी बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके कि मैं रात से सोची हूँ कि कब सुबह होगी और हम मिलके बैठेंगे और फाइनली उस चीज़ पे बात करेंगे जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि हम Shadiana.pk को एज ए स्टार्टअप लेके चल रहे हैं और उस पर हम चाहते थे कि बहुत ज़्यादा तरक्की करें आप। और अब माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस है और उस पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आज की एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाली है और नौजवानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और अम्मा अब्बा हैं उनके लिए भी इसलिए ख़ास कि उनके बच्चों के जो आने वाली ज़िंदगी है, उनकी जो वेडिंग है उसकी प्लानिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करने वाली है आज की ये पॉडकास्ट। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इज़ा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो जाए पैदाइश है वो पाकिस्तान के किस शहर से है? पैदा मैं कहूटा में हुई थी। पिंडी से 1 घंटे का रास्ता है कहूटा, और मशहूर होने की उसकी वजह है कि वहाँ एटम बॉम्ब बना था। तो वो मेरे घर वाले मुझे कभी कभी एटमी बच्ची कहते हैं तो वहाँ पे मैं पैदा हुई थी और मेरे अबू की पोस्टिंग्स होती रहती हैं, तो उस वक्त उनकी पोस्टिंग वहाँ पर। आपके बाबा आर्मी में थे? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में। हाँ जी। ओके, आप वहाँ पैदा हुई, फिर इब्तदाई तालीम भी डेफिनेटली वहीं? नहीं, हमारी पोस्टिंग्स बहुत कम अरसे की होती थी। मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद हम कामरा चले गए। Okay. और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अबू धाबी। वहाँ पे मेरी तालीम स्टार्ट हुई। KG1 और KG2 मैंने वहाँ पढ़े। फिर हम वापस मैं सरगोदा आई, सरगोदा में 1 to 5 पढ़ी और फिर इसी तरह शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीम हासिल की। हाँ, ये एडवांटेज रहता है आर्मी वाली फैमिलीज़ को, एयरफोर्स को, कि वो शहर पूरा पाकिस्तान घूम लेते हैं। सो आप बताइए नीलम, आप क्या कहेंगी, पाकिस्तान के कौन से खूबसूरत शहर से आपका ताल्लुक है? कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मैं कोयटा में पैदा हुई थी। कोयटा में? हाँ जी। ठंडा इलाका बहुत शदीद। और नवंबर में पैदा हुई थी और मैंने सुनने में आया कि उस दिन तेज तूफानी बारिश हो रही थी, रहमत हो रही थी, अल्लाह ने रहमत भेजी। बिल्कुल। और कोयटा में पैदा होने के बाद 6 महीने बाद हमारी पोस्टिंग भी हो गई और हम लोग फिर मूव करके मलीर कराची के अंदर और फिर मूव करते रहे। आपके बाबा भी आर्मी से ताल्लुक है? ओके। हाँ जी, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन उस टाइम सो लकीली मेरे पापा का भी आर्मी से ही ताल्लुक था, तो हम ये आर्मी फैमिली बैठी हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये सबसे मज़े की बात होती है कि हम लोगों को आर्मी ऑफिसर के फैमिली से ताल्लुक रखने का ये फ़ायदा होता है कि हम पूरे पाकिस्तान को घूम के देख सकते हैं, डिफरेंट कल्चर जो है उसको तजर्बा कर सकते हैं। आपकी तालीम, इब्तदाई तालीम, वो कहाँ से हुई? ऑल ओवर पाकिस्तान ही हुई थी। स्कूलिंग में स्टार्ट हुई थी ओकाड़ा में
फिर गुजरांवाला, भावलपुर, एबटाबाद, मतलब एबटाबाद। मोस्टली बीकन हाउसेस में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन आर्मी स्कूल्स का भी काफ़ी इंटरेक्शन रहा हुआ है। और यूनिवर्सिटी मैंने नस से ग्रेजुएशन की हुई, इज़रा के साथ ही ग्रेजुएशन की हुई हमने, और उससे से आगे सिस्टम चलता रहा है। जबरदस्त। तो नश्ट में आप दोनों एक साथ थी, बिल्कुल। वो तजर्बा कैसा रहा? जैसे अब स्कूल लाइफ में तो आपको बेबी बेबी ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हैं, डिफरेंट काइंड की एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, तो आपका कैसा रहा बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था वो यूनिवर्सिटी टाइम? यूनिवर्सिटी टाइम। आपको इतनी लिबर्टी, और वही जैसे आपने कहा उससे पहले तक आप बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के विंग में होते हैं, आपको इतना दुनिया आपने नहीं देखी होती, बस घर वालों ने घर में होते हैं, घर वालों ने जो बताया ये करना है वो करना है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है वहाँ। जैसे जब हम नस्ट में थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे पढ़ने के लिए। फिर हॉस्टल में जब रही तो हॉस्टल का एक अलग एक्सपीरियंस था। Exactly. जो पढ़ाई भी की वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो उसमें हम ऐप्स बना सकते थे। हमने बहुत ऐप्स भी बनाई, वेबसाइट्स, जो हमारे डिफरेंट आइडियाज़ होते थे हमें उन पे काम करने का मौका मिलता था। तो वो आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट था। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी हमारे स्कूल में, डिबेट्स होती थी, ड्रामाज होते थे, उन सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय किया। ओके, जबरदस्त। और सिर्फ एंजॉय किया, पार्टिसिपेट भी किया? बहुत पार्टिसिपेट किया। आई थिंक मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा बस वही चल रहा होता था। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत साथ चलती थी, लेकिन मेजरली तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती थी। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी नीलम, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मली लोग अक्सर समझ होते हैं यार पढ़ाई छोड़ के फालतू कामों में क्यों पड़ गए हो, इनका क्या आपकी लाइफ में, आपकी ग्रूमिंग में, आपकी लर्निंग में क्या किरदार होता है, ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिसको हम कहते हैं? आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत शेप करती है, ग्रूम करती है आपको, और आपको दूसरों के साथ काम करना सिखाती है। हाँ। अकेला तो कोई भी काम कर लेता है, लेकिन मेन चीज़ होती है आप दूसरों के साथ कैसे काम करते हो। और जिस तरह इवेंट्स का बता रही थी, हमें वही कीड़ा आई थिंक वहीं से मैं पड़ा था। वो कीड़ा बढ़ता गया और ये स्टार्टअप बन गया, इस पर भी हम बाद में आते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही है कि फाइनली आए ना उस पॉइंट पे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, इंतज़ार करो, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा बेसिक पहले इनके बारे में हम जान लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ बढ़े। जिस तरह से अब आपने कहा कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के साथ ही हमारी ग्रूमिंग भी होती है और कैरेक्टर बिल्डिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन कि हम लोग ये सीख रहे होते हैं, जो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट किस्म के बच्चे होते हैं ना, वो इसलिए कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते दूसरी चीज़ों में। तो जब आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको शेयरिंग आती है, आपको मिलके चलना आता है, आपको लोगों के साथ मतलब सोशल इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होने लग पड़ता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है। ये बताएं कि जब आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से फाइनली बाय बाय टाटा किया, तो नेक्स्ट एक नौजवान के दिल में होता है कि यार अब आगे जॉब करनी है या कोई ना कोई कैरियर परस्यू करना है, तो किसके माइंड में क्या आइडिया पहले आया? मैं आने लगी हूँ उस साइड पे, बट मुझे बताएं कि पहले माइंड में क्या था कि यार आप फ्री हो गए, पढ़ लिया, अब क्या करें? जब ग्रेजुएशन की तब तो मैंने तो फॉरेन जॉब्स की अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मैंने कहा देखते हैं जॉब वर्ल्ड किस तरह की होती है, एक्सपोजर तो होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस तो बंदा ले ले। बिल्कुल। मैंने कुछ कंपनीज अप्लाई किया था, वन ऑफ द कंपनीज अप्लाई किया था वो जोंग थी। अच्छा। तो जोंग के एक प्रोग्राम में एनरोल हो गई, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और उधर में फिर जोंग में मैंने 2 साल जॉब की एज ए प्रोडक्ट डेवलपर इन द MFS डिपार्टमेंट मैंने जॉब की थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे ज़्यादा पता चला कि कंपनीज़ में कैसे यूजुअली कैसे काम होता है, किस तरह हायरार्की बनती है, और बॉस से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है, काफ़ी तमीज़ सिखा दी उन्होंने। हाँ जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ठीक। और आपने क्या किया फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होके? आई थिंक बड़ा सिमिलर सा थॉट प्रोसेस था। हमारे इर्द गिर्द उस वक्त सब लोग 2 चीज़ें करते थे, या तो वो मास्टर्स के लिए चले जाते थे या फिर वो जॉब करते थे। और मास्टर्स का मेरा प्लान था, लेकिन मैं पहले थोड़ा वर्क लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि ऑफिस का क्या एनवायरनमेंट होता है। तो उसके लिए मैंने टेयर डेटा में अपनी फर्स्ट जॉब की। टेयर डेटा एक डेटा वेयर हाउसिंग मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं आई थिंक जितनी तारीफ़ करूँ, वो टाइम भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे काम होता था, लेकिन जो उधर की अच्छी बात थी, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ पे हर वक्त गेम्स लोग खेल रहे होते थे, टेबल टेनिस बहुत खेली जाती थी,
और इस तरह से तो आपको लगता ही नहीं था कि आप काम कर रहे हैं, बहुत आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ काम करते हेल्दी और थे, फ्रेंडली हेल्दी इन्वायरमेंट था। तो आई थिंक वो एक मेरे लिए इन अ वे इंस्पिरेशन भी रही। बाद में जब हम शादियाना हमने स्टार्ट किया कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आपको ऑफिस जाने का दिल करे। Exactly. ये नहीं कि आप वीकेंड पे आप परेशान हो कि मैंने कल ऑफिस जाना है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा रहा और लकीली आपको ये इन्वायरमेंट मिला। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका इतना अच्छा रहा, तो फिर मोटिवेशन मज़ीद बढ़ती रहती कि यार एक चीज़ की हमने आसानी देखी है, बाकियों के लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें। अक्सर ख़वातीन को या जो नई लड़कियाँ अब पढ़ाई के बाद फ़ारिग होती हैं, जॉब के एक्सपीरियंस की खातिर जा रही होती हैं, तो उनको कुछ बुरे तजर्बात से भी गुजरना पड़ता है, या तो वो डर के बैठ जाती हैं या तस्लीम कर लेती हैं। सो अल्लाह करे सबके लिए आसानियाँ हों और हमें सबके लिए आसानियाँ पैदा करनी ही चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जब आप लोगों ने ये जॉब वगैरह कर ली और ज़ाहिर है आप इंजॉय भी कर रहे थे जैसा कि आपने बताया, फिर एकदम से ये जॉब करते करते अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, ये आइडिया कैसे आ गया? आई थिंक उसमें ये हुआ था कि जॉब के बाद हम दोनों ने मास्टर्स भी किया। अच्छा। तो जॉब छोड़ी, मास्टर्स किया। हमें था कि हम अपनी पढ़ाई भी थोड़ी आगे परस्यू कर लें। और मास्टर्स के दौरान जब हमारे पास मास्टर्स का 1 साल रह गया था, तो हमें था कि ओके अब क्या करना है। तो उस टाइम पर हमने, क्योंकि जॉब्स कर ली हुई थी, कॉर्पोरेट लाइफ देख ली हुई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मे बी हमें फील हुआ कि मे बी नॉट फॉर अस। और उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक हमें बहुत एनर्जी है, हम फारिग नहीं बैठ सकते। अब जैसे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल होता है, थोड़ा नॉर्मल स्लो पेस या नॉर्मल मीडियम पेस पे अगर वो लाइफ चल रही है, जो कि अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस हो। आई थिंक हमें पसंद है कि हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और जल्दी काम हो। डिलेज तो आई थिंक हमारी बुक्स में है नहीं, अगर अभी मैसेज आया अभी रिप्लाई होना चाहिए, और इस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस होता है। प्लस हमारे बहुत आइडियाज़ होते हैं, हम हर चीज़ को नीलम और में हम इकट्ठे बैठ के हम एक दूसरे को मार्केटिंग वीडियो सेंड कर रहे होते हैं वैसे ही। यानी कि हमेशा से ये आइडिया देखो, ये कितना अच्छा है, ये आइडिया देखो, और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो हमें लगा कि जब हमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हमारे पास आइडियाज़ इतने ज़्यादा हैं, और तो क्यों ना हम कुछ अपना स्टार्ट करें और वो एक्सपीरियंस करके देखें। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आई कि जॉब्स तो ट्राई कर ली थी, तो हाउ अबाउट यही टाइम है, बाद में हम बिजी हो जाए, मौका मिले ना मिले, तो अभी टाइम है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपनी कोई चीज़ स्टार्ट करके कि कैसा लगता है। तो आई थिंक वहाँ से फिर हम बैठ के हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे आइडियाज़ के क्या स्टार्ट करना चाहिए, और वहीं पर से फिर हमें अपने स्टार्टअप का आइडिया हम आया शादियाना का। आइडियाज़ तो बहुत से आ रहे थे, तो इस फील्ड को चूज़ करने के लिए नीलम कैसे आपके माइंड में ये आइडिया आया कि यार ये फील्ड ठीक है? जब हम बैठ के सोच रहे थे अपने अपने बेडरूम्स में तो हम सोचे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे बहुत क्रिएटिविटी हम अपनी अप्लाई कर सकें, एनर्जी बहुत कर सकें, अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकें किसी चीज़ को। इस दौर में सोचे थे कि एक प्रॉब्लम पाकिस्तान का शादियाँ जो कभी नहीं रुकती, कोविड में भी नहीं रुकी थी, मतलब प्रूफ कर दिया अब तो ठीक है। तो हमने कहा कि चले उसको थोड़ा सा बेटर। अच्छा, हमारा ना पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट काम भी शादियां करना। हाँ जी। हाँ, चाहे खुद कर लें, तीन चार कर लें, या किसी की करवाते रहे, पर शादियां। हाँ जी। तो फिर इज़ा ने एक दफ़ा कहा कि रिमेंबर नीलम, जब मेरे भाई की शादी हो रही थी और तुम्हारी फैमिली भी शादी चल रही थी, हमने इतनी मुश्किल से ऑर्गेनाइज़ की थी, तो कुछ इसके अराउंड भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे ये आइडिया वजूद में आया। अच्छा, कैसी मुश्किलात हुई आपको? वेंडर्स के पीछे पीछे भागना, फोटोग्राफर से बात करना, मेकअप आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना, वेन्यू चेक करके आना कि एग्जिस्ट करता है, खाना वहाँ का कैसा है। ये अरेंजमेंट्स तो बहुत ही थका देते हैं, मतलब हम लोग मेन शादी इंजॉय नहीं कर सकते। आखिर वक्त तक हमें फिक्र लगी रहती है कि ये ना हो कि जिससे खाने का अरेंजमेंट का हमने ठेका दिया है वो एन वक्त पे गायब ही ना हो जाए, या फोटोग्राफी कौन करेगा, क्योंकि ये मोमेंट्स बड़े कीमती होते हैं, इनको सेव रखना होता है। और अगर अनप्रोफेशनल बंदा आ गया तो फिर आपका तो इवेंट ज़ाया हो गया। और कौन सा हॉल बुक करना है, ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती हैं, और इसकी अरेंजमेंट में डेफिनेटली हम अपना इवेंट खो गए। बिल्कुल, आपने नोट किया जिसकी घर शादी हो रही होती है उन सबकी शक्लों पे ना टेंशन होती है। उनके घर शादी नहीं हो रही होती, बाकी मोहल्लेदार एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, सही बात। एग्जैक्टली। उस चीज़ को कम करें, टेंशन को। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपने उस मेन टेंशन को समझा, खुद पहले सफ़र किया और फिर उसको अंडरस्टैंड करके लोगों के लिए आसानी पैदा करना चाहिए। सो अभी हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइए कि ये शादियाना.pk है क्या और आप लोग कर क्या रहे हैं? शादियाना एक वेबसाइट है जहाँ पे जिसने भी अपनी शादी प्लान करनी है वो आके विज़िट कर सकता है हमारी वेबसाइट। वहाँ से फ़ोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, हिना आर्टिस्ट, वेन्यूज़, मार्कीज़, फार्म हाउसेस,
जो भी चीज़ चाहिए आपको शादी प्लान करने के लिए, आप वहाँ पे आके आराम से बुक कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके चार्जेस नहीं होते फॉर जो भी अपनी शादी प्लान कर रहा है। मैं देख रही हूँ और मेरी फैमिली में किसी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि जो आपके वेबसाइट पे सर्विसेज या जो लोग आपके पैनल पे हैं मैं उनकी सर्विसेज अवेल करूँ, लेकिन मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन बुकिंग करनी है वहीं से, तो आपको इसमें क्या फ़ायदा है? हमारा जो बिजनेस मॉडल है उस पर वेंडर्स हैं जो शादी प्लान करने में हेल्प करते हैं, यानी फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग वेन्यूज़ वगैरह, और दूसरी साइड पे जो शादी प्लान करें जो आप और मैं जैसे आम लोग हैं उनके लिए तो फ्री है। जो वेंडर्स हैं उनको हम चार्ज करते हैं और वहाँ से हमारा एक डीलिंग चलती है अच्छी सी, और वो वेटेड होते हैं पूरे वेंडर्स, हम उनसे मिलते हैं अच्छी तरीके से और डिटेल में उनसे बात करते हैं काम किस टाइप का है, आप किस टाइप की। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कैसे इस चीज़ को जो है लोगों के लिए यकीनी बनाते हैं कि जो फोटोग्राफर आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है वो इस काबिल भी है कि मेरे इवेंट पे आके क्वालिटी प्रोडक्शन कर सके, वो इवेंट को अच्छा कवर कर सके, या जो भी सर्विसेज वहाँ हो रही हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे आप इंश्योर करते हैं? एक तो तरीका लोगों से मिलना जो बहुत बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। हर वेंडर से हम लाजमी मिलते हैं, उनको विजिट करते हैं, उनका ऑफिस देखते हैं और गूगल मैप्स भी उनको सर्च करते हैं, उनके रिव्यूज़ हम भी पढ़ते हैं और उनकी वो भी चेक करते हैं कि परसेप्शन क्या है इनका, जिसकी डिमांड होती है हम उनको डेफिनेटली कर लेते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा लोग वेंडर्स हमारे पास रजिस्टर करते हैं, हम सबको नहीं करना चाहते, हम ये नहीं हम कहना चाहते सब आ जाओ, तो क्वालिटी के बंदे रखे, क्वालिटी के बंदे भी रखें, लेकिन बस लिमिटेड स्लॉट्स भी हमारे पास, रेदर देन हम ये कहें कि सारे आ जाओ। हाँ, थोड़े और सुथरे, थोड़े हो सुथरे तो वैसे काफ़ी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, काफ़ी अच्छे लोग बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें, लेकिन प्रोफेशनल होना ज़रूरी, प्रोफेशनल होना भी ज़रूरी है और काफ़ी लोग प्रोफेशनल भी होते हैं ऑनेस्टली, लेकिन हम बहुत ही कम लोगों को रखते हैं। अभी कम से मुराद है 500 लोग हमारे पास अभी भी है। वाह, 500 है और अभी भी कम है। और भी हो सकते हैं, हाँ जी, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे तब सबको भी हम रख लेंगे, हज़ारों में जितने लोग हैं सारे आ जाएं शादी। ज़बरदस्त। सो फोटोग्राफी की सर्विसेज मिल सकती हैं, सैलून की सर्विसेज मिल सकती हैं, इसके अलावा हॉल मार्केट्स वगैरह बुक करनी है, फूड की सर्विसेज, केटरिंग की सर्विसेज, डेकोर की सर्विसेज, हिना आर्टिस्ट की सर्विसेज, तो ये अभी हमारे पास 6 सर्विसेज हैं और कोई भी इसको आके अवेल कर सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़रा अभी हमारी ऑडियंस देख रही है तो वो चाहती है इन सर्विसेज को अवेल करना, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। ये जो नाम आपने रखा shaadiana.pk, तो कुछ लोग समझते होंगे कि ये मैच मेकिंग करते हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? इन फ्यूचर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप कोई जोड़ियाँ भी बनाएंगे? हाँ, फ्यूचर का किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है आपकी सर्विसेज में, ये भी सर्विस है कि आप मैच मेकिंग भी करते हैं? अभी हमारी सर्विसेज में मैच मेकिंग नहीं है, रिश्ता हमने खुद ढूंढना है, रिश्ता आप लोगों की जिम्मेदारी है, अम्मा अब्बा से पूछना है, बाकी हम संभाल लेंगे, वो आपका घर का मामला है। हाँ एग्जैक्टली। जब आप दुनिया को बताने की रेडी है ना, फिर आप हमारे पास आए। ओके ओके ओके, यानी कि ये बिल्कुल जी क्लियर है कि रिश्ता आपने खुद ढूंढना है, बाकी मामलात ये संभाल लेंगे। सो शादी की जितनी अरेंजमेंट्स हैं ये आपको उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, रिश्ता आपने खुद ढूंढना है। सो कोई भी ये shaadiana.pk से ये कंफ्यूज ना हो कि ये लोग कोई शादियां कराते होंगे। ये शादी के लिए आपने प्लान कर लिया तो प्लानिंग के बाद परफेक्ट किस्म की अरेंजमेंट्स में ये आपकी हेल्प करेंगे। ये तो ज़बरदस्त हो गया, ये तो मसला ही ख़त्म कर दिया ना आप लोगों ने। और ये सबसे मज़े की बात ये थी कि आपने इसको पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया। मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि रिसेंटली इन दोनों की भी माशाल्लाह शादियां हुई हैं और shaadiana.pk की सर्विसेज को ही अवेल करते हुए। तो ज़रा इस हवाले से कुछ बताइए। आई थिंक जब अपनी शादी के टाइम पे मैंने शादियाना यूज़ किया तो वो एक मोमेंट था व्हेन आई वाज सुपर प्राउड ऑफ शादियाना कि हमने क्या अचीव किया है इसके थ्रू। जिन जिन वेंडर्स को मैंने कांटेक्ट किया, अप्रोच किया, उनकी डीलिंग से लेकर उनकी सर्विसेज इतनी ज़बरदस्त थी। और जो मैं बजट देख रही थी, अब हर बजट के लोग अवेलेबल होते हैं, मैं अपने हिसाब से फ़ौरन विद इन सेकेंड्स शादियाना पे मैंने वो वेंडर्स देखे जो मेरी चॉइस के मुताबिक थे, मेरे बजट के मुताबिक थे। और फिर जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, जितने अच्छे से उन्होंने मेरे साथ डील किया, आई थिंक मतलब क्योंकि आपको पता है वेडिंग प्लानिंग में वैसे ही आप इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, 10,000 चीज़ें होती हैं, और आगे अगर आपको वेंडर भी तंग करे तो फिर तो आपका मूड ही ऑफ हो जाता है। तो लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे
जितने वेंडर्स, और उनको मैंने बताया भी नहीं कि, यानी कि अगर मैं एक मेरे पास Identity show नहीं ऑप्शन की। मैंने नहीं बताई। Okay. और तो वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, हाँ। एक मैं नॉर्मल कस्टमर हूँ तो कैसे डील करेंगे। तो इतना अच्छा सबने डील किया। फिर जब उनको पता भी चल जाता था उसके बाद वो लोग भी बहुत अच्छे से और अच्छे से ट्रीट करते थे, इन द सेंस के उनको पता था हमारे इतने अरसे से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। हाँ। तो उनके जहन में भी एक पॉजिटिव शादियाना की इमेज थी और परसेप्शन थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सहूलत भी हुई और वो वेंडर्स उनकी सर्विसेज भी बहुत ज़बरदस्त। यानी कि आपने एक कॉमन पर्सन बन के कांटेक्ट किया बिल्कुल। और आपने देखना चाहा कि ये एक आम कस्टमर को कैसे डील बिल्कुल, करते हैं। सो बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस, तो आप बिल्कुल। बताइए आपका कैसा रहा? मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे घर में तो कज़न्स भी बहुत कम हैं और सिबलिंग्स भी बहुत कम हैं, तो सब चीज़ें मैंने ही करनी थी। अच्छा। ये सब चीज़ों का जिम्मा मेरे ऊपर था, वेन्यू से लेकर हिना आर्टिस्ट से लेकर केटरिंग और सब कुछ। तो शादियाना ने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, जबरदस्त। मुझे पता है मैं बायस साउंड कर रही हूँ कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट करके देखना ना एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। एज अ ब्राइड उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना, और आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं सामने ही कि कौन आपके घर आके सर्विसेज दे सकता है, किसके ब्राइडल पैकेजेस क्या हैं, किसका पर हेड मेन्यू कॉस्ट क्या है, किसके हीटर लगाएंगे उसके चार्जेस कितने होंगे। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बस आपने मेंटली यस करना है और सब काम आसान। ये तो ज़बरदस्त हो गया ना कि आपने एक काम शुरू किया, फिर उसे खुद के ऊपर ट्राई करके भी देखा। चलें जी, ये तो बड़े मज़े की चीज़ हो गई। अच्छा, ये बताएं कि Shadiana.pk माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग अब सर्विसेज आपकी अवेल कर भी रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह। जो मैंने देखा आपके प्लेटफॉर्म पे जो सब्सक्रिप्शन की हुई है लोगों ने, वो बहुत ज़्यादा तादाद है माशाल्लाह। और विश यू गुड लक कि आप और भी ग्रो करें और अच्छा चले। अब ये बताइए कि जो लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आई है, यानी आप लोगों की शादियां हो गई हैं, क्या तब्दीली महसूस करते हैं पहले की एनर्जी में और आफ्टर मैरिज एनर्जी में? क्या इससे मज़ीद पावर ऐड हुई है? डेफिनेटली येस, आई थिंक, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। बल्कि मैं कल भी उनसे बात कर रही थी तो मेरे पास ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। यानी कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे करूँ, और मशवरे के लिए ही इज़ ऑलवेज देयर और बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक शादियाना का नाम भी उनका आइडिया था। अच्छा, हाँ ज़बरदस्त, जी, वाओ। तो वो बहुत एक्टिवली सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। तो आई थिंक उससे एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है काम करने की। अगर वो सपोर्ट ना हो तो मेरे ख्याल में तो ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। पार्टनर की सपोर्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मोटिवेशन में। एग्जैक्टली। और आप मेंटल रिलैक्सेशन के साथ जब किसी काम में एंटर होते हो तो डेफिनेटली आप अपना 100% दे पाते हो। बिल्कुल। अगर आपकी सोच, आपका दिमाग कहीं और बिजी है, आप दिल से उदास बैठे हैं, तो आप उतना अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकते। आप क्या कहेंगी नीलम? Similar experience as Izaz. So my husband genuinely takes an interest. मतलब सवाल पूछते हैं, मतलब कुछ लोग तो छोड़ देते हैं ना, मतलब वो बाकायदा पूछते हैं कि अच्छा आज इस पॉडकास्ट पे आ रही है, वेरी नाइस, वो कब लाइव होगी, आज का पूछा उन्होंने। यानी वो हर चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्वॉल्व होके काम करते हैं। जब मेरा भी दिल चाहता है कि यू नो कि अच्छा रिस्पॉन्स, तो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, काम भी अच्छा करना चाहिए फिर आपको, है ना। तो एक मजे का एक सिस्टम बन जाता है। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अगर हस्बैंड इतना सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है और आपकी जो हॉबीज हैं या आपके काम में इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो वो एक साथ मिल जाता है, आप अकेला फील नहीं करते हो। और वो कहते हैं ना, एनर्जीज 100+ होने लग पड़ती हैं। सो वी ऑल आर लकी। बिल्कुल, थैंक अल्लाह गॉड, का थैंक शुक्र है। गॉड। हाँ, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पे कुड़ रहे होते हैं कि पार्टनर साथ नहीं दे रहे। कई जगहों पे मैं समझती हूँ कि हम लड़कियों की गलतियां भी होती हैं। अक्सर जो कपल्स हैं ना, उनके दरमियान बेसिकली कम्युनिकेशन गैप होता है। आप जो भी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप बताओ तो सही। अब वो बंदा फरिश्ता थोड़ी है कि उसे इल्हाम हो जाना है कि यार इसकी ये फीलिंग्स चल रही हैं। हो सकता है कि किसी सर्टेन सिचुएशन में उसने वो बात उस सेंस में ना कही हो और आपको शायद नहीं पूछ पाया, तो वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड से जा रहा था, तो आप मुंह फुला के बैठ गए, आपने बात नहीं की, तुम मुझे पूछते नहीं हो, तुम बदल गए हो। सो इस बदल गए हो के पीछे बेचारा मर्द बड़ा पिसता है। क्या कहेंगी आप इसमें, ख़वातीन को कैसा किरदार अदा करना चाहिए?
ऑनेस्टली मेरे नॉलेज में इतने लोग नहीं हैं, या शायद मेरा इंटरेक्शन कम होता है इस हाँ, तरह से luckily. कपल से जिनकी कोई जो ऐसे फेज से गुजरे हों, तो मेरे पास तो कोई बहुत कमेंट्स नहीं है, ओपिनियंस नहीं है। आपका मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है इस हवाले से, तो आई थिंक मे बी नीलम के आंसर। नीलम आप बताइए, आप क्या कहेंगे? स्पॉट पे पुट करती है। आई थिंक मसले तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हाँ, बस आप किस तरह उनको डील करते हैं वो एक चीज़ बनती है। जेंडर इसमें इन मेरे ओपिनियन में ना, लड़का है कि लड़की वो इतना मैटर नहीं करता, आपने किस तरह बिहेव किया वो मैटर करता है बस। मैं खुद भी ये समझती हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो कम से कम मियाँ बीवी, वैसे भी किसी में नहीं होना चाहिए, बट मियाँ बीवी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो जब आप अपने दिल की हर बात, अपने जहन में आई हर बात शेयर करते हो ना, तो वो क्लियर हो जाती है। जब तक वो छुपी है तो आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहा है, हो सकता है उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है, तो आपने गलत, वो कहते हैं ना, जब तक आपने अंदर रखा तो जहन में, गुमान में कुछ ना कुछ बनता रहता है, और वहाँ से रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। तो जब आप शेयर कर देंगे तो क्लियरेंस आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो shaadiana.pk है उसका एक स्लोगन है कि 3 मिनट में, ये 3 मिनट में क्या है? 3 मिनट में आप शादी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोई हॉल देख रहे हैं, आपने अपनी कैपेसिटी डाली, आपने अपनी लोकेशन डाली, और भी जो भी आपकी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो फिल्टर्स के थ्रू सेलेक्ट करें, और विद इन 3 मिनट्स आपको अपनी पसंद की जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 मिनट में? बिल्कुल 3 मिनट के मतलब अंदर इसमें तो अरसा लग जाता है। वही बात हाँ हम जी। पहले कर रहे थे कि वो प्लानिंग कर करके हाँ जी 3 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल 3 मिनट में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो जो अरसा जिसमें आपने लोगों के पास जाके पूछना था, अच्छा आप हाँ। अपने रेट बताएं, अच्छा आप बताएं आपकी हीटिंग चार्जेस, कूलिंग चार्जेस, पिक्चर्स दिखाएं, ये वो मार्केट देखनी थी, वो सब क्योंकि आप डिजिटली कर रहे हैं तो वो बहुत क्विकली कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो एक एडिशनल एडवांटेज है shaadiana.pk में। 3 मिनट में आपकी शादी की अरेंजमेंट हो जाती हैं जी। तो अब फिर देर किस चीज़ की, तो आप लोग जल्दी कीजिए और shaadiana.pk पे जाइए और अपने जितने भी इवेंट्स हैं उनको ज़बरदस्त यादगार बनाने के लिए ज़रूर ये सर्विसेज हासिल कीजिए। नीलम, एज ए फीमेल जब आप किसी बिजनेस में आना चाहते हो, जैसे पहले भी हमने बात की कि कैसे स्टार्ट लिया, फैमिली सपोर्ट कितनी मैटर करती है? फैमिली में आपके इन लॉज भी आ सकते हैं, बट इफ़ यू आर सिंगल, लाइक हम कोई सुन रहा है और वो सिंगल है और वो कोई काम करना चाहती हैं, सो क्या बेसिक स्टेप्स हैं, क्या मोटिवेशन है कि वो अपना बिजनेस करें? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, आप जॉब क्रिएटर भी तो बन सकते हैं। तो क्या मोटिवेशन है, कैसे एक नॉर्मल लड़की को आगे बढ़ना है बिजनेस के लिए? फैमिली सपोर्ट पहले बात करना चाहती हूँ। आई थिंक सो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। ये थोड़ी सैड बात है कि हमारे माशरे में हर एक को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिलती है वो ज़्यादा तरक्की। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपनी फैमिली में जो बिज़नेस करें उसको सपोर्ट करें, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस तरह भी, एंड वाइस वर्सा। होपफुली आपको भी मिलनी चाहिए, तो आप तरक्की कर सकते हो। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आई थिंक बिग वाली बात है, लाइक बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। अब रिस्क लोगे तभी कोई चीज़ हो सकती है। छोटे मोटे काम भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर बिजनेस अच्छी तरीके से करना है तो पूरे वो डुबकी लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, ये तो सही है। आप क्या कहेंगी ईज़ा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक फैमिली सपोर्ट, आई वुड से कि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। मेरे अबू हमेशा कहते हैं कि आप जब बिज़नेस करते हैं या जॉब्स क्रिएट करते हैं, कारोबार में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, बहुत गुना ज़्यादा बरकत है कारोबार में। और आप अगर किसी के लिए रिस्क दे रहे हैं, वो अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला लोगों को रिस्क पहुंचाते हैं, और अगर आपको ज़रिया बना रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक जब इस तरह के माइंडसेट या मोटिवेशन के साथ आप घर से निकलते हैं तो एक बहुत एलिवेटेड लेवल पे फिर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपके अपने दिमाग से फिर वो डाउट्स जो होते हैं कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, आपको पता होता है कि नहीं भी होता तो घर वालों से मसला नहीं होगा। हाँ। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर नहीं होती फैमिली सपोर्ट तो आई थिंक सपोर्ट के और ज़रिए भी हो सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, फ्रेंड्स का सपोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि नीलम इज़ वेरी सपोर्टिव। आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस। अभी हम जब बहुत देर से बाद मिलते हैं तो अभी हम बैठे थोड़ी देर पहले गपशप लगा रहे और रैंडम गॉसिप डिस्कशन करें, क्योंकि आई थिंक वो भी एक सपोर्ट का ज़रिया है। Exactly. तो वो सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आई थिंक जो 5 लोगों जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती है, आप वो बहुत केयरफुली सिलेक्ट
सिलेक्ट करें वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जो आपको पॉजिटिवली इनकरेज करते हैं, या वो लोग हैं जो आपकी थॉट्स को स्नब करते हैं, या आपको हर वक्त टॉन्ट करते हैं या मना करते हैं कि नहीं क्या ज़रूरत है, किसी ने पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, तुम्हारे करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो आप केयरफुली असेस करें कि आप अपने आप को किन लोगों से सराउंड कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सराउंड करने की कोशिश करें जो सपोर्टिव। नीलम, आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी ईज़ा ने बात की कि बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो सराउंडिंग है उसमें पॉजिटिविटी हो, वो लोग ऐसे हों जो आपको सपोर्ट करने वाले हों, बकअप करने वाले हों। अक्सर मैंने देखा है, कोई अगर आपने सुना हो प्रोफेशनल जेलिसी का, ख़वातीन और मर्द दोनों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन अगर जिन ऑफिसेज़ में काम कर रही होती हैं तो साथ वाली या उनसे सीनियर ख़वातीन पता नहीं क्यों इनसिक्योर हो जाती हैं और उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए उसको जो अभी गोइंग टू बी अ विक्टिम ऑफ दैट प्रोफेशनल जेलिसी वो है, और वो खातून जो नए आने वाले को वेलकम कहने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय उसके लिए हर्डल क्रिएट करती है। सो इनके हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी बस में ये राय है कि मेरा इतना इंटरेक्शन फीमेल जेलिसी के साथ नहीं हुआ, अगर हुआ तो मुझे शायद पता नहीं चला। लेकिन ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप अच्छा करो तो दूसरा बंदा भी समझ आता है ये अच्छी नेचर का ही है, तो वो भी आपसे अच्छा ही करता है। तो रहे दिन मैं ये सोचूं उसने ये सोचा, इसका ये मतलब था, वो चीज़, मेरे तो पूरा ब्रेन तबाह हो जाए इन बातों में ही। सिर्फ आप खुद पॉजिटिव रहें। हाँ जी, आप खुद पॉजिटिव रहें, अपने काम से काम रखें और किसी और की मुश्किलात ना पैदा करें, और इंशाल्लाह आपके साथ भी नहीं होगा। मैं तो इस बात में बिलीव करती हूँ। नहीं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया है। और ये भी है कि जो बेसिकली जो ख़वातीन हर्डल्स क्रिएट करती हैं उनकी भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें, वो क्यों इनसिक्योर फील करें एक नए आने वाली लड़की से। तो अगर हम देखें तो शायद उन्होंने अपनी स्किल्स को उतना इन्हेंस नहीं किया, उन्हें लग रहा है नया आने वाला मेरे से ज़्यादा छा जाएगा, या उन्हें लग रहा होता है, मतलब एक तो ईमान की कमज़ोरी है ना, आपका रिस्क कोई नहीं छीन सकता। आप अपने ईमान को मजबूत करें तो आपका रिस्क कोई नहीं छीन सकता। अगर नया आने वाला जो है आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जब वो मेंटली रिलैक्स होके शायद आपको भी सपोर्ट करे कई 3 और चीज़ों में, बिकॉज वक्त के साथ साथ बड़ी चीज़ें नई आ रही हैं, हम रोज़ाना सीखते हैं। तो नए आने वालों से सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू जी, आप एक मैसेज ज़रूर दें हमारी ऑडियंस को। मेरा मैसेज ये होगा कि आपके पास जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं बहुत चॉइसेस होती हैं कि क्या करें। अगर आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आप पैशनेट हैं, तो आपको वो काम नहीं लगेगा। तो बी वेरी वाइज इन व्हाट यू चूज। ओह दैट्स ग्रेट। आप क्या कहें? मैं कहूँगी जो काम करना है करें, लेकिन मेहनत के साथ और एथिक्स के साथ करें, मतलब कोई 2 नंबर काम ना करें। ज़बरदस्त। 2 नंबरी पहले बड़ी हो रही है तो हम ना करें। दैट्स ग्रेट। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज रहा जी। नाज़रीन, बिल्कुल जो काम करना है करें, लेकिन एथिक्स के साथ करें, 2 नंबरी छोड़ दें। बड़े लोग मौजूद हैं 2 नंबरियाँ करने के लिए। सो हम इस दुनिया पे जो भेजे गए हैं वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाएं, और हमारा खुदा हमसे रोज़े आखिरत हमारी नमाज़ों, रोज़ों और इबादत का नहीं पूछेगा, बिकॉज़ उनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। ये सब हमारे अपने लिए हैं। हमसे पूछा जाएगा तो हकूक़ुल इबाद के हवाले से, हमने किसके साथ अच्छा सलूक किया और किसके साथ 2 नंबरी की, ये भी बड़ा सख्त होगा सवाल। और जब ये सवाल अल्लाह पूछेगा तो झूठ तो हम बोल ही नहीं सकेंगे। सो सच बोलिए, सच्चे रहिए, खरे रहिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।